इधर कुछ दिनों से हम लोग दलाई लामा, उनके उत्तराधिकारी और उस पर चीन और भारत की प्रतिक्रिया के बारे में सुन रहे हैं और ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। ये मामला हमारी परीक्षाओं पीटी और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सटीक विश्लेषण आवश्यक है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और दलाई लामा पर चीन और भारत के जो विचार हैं वो क्यों हैं, क्यों दलाई लामा को चीन अपना एक बाधा समझता है और उसी तरीका से उसकी जो अभी तक की कार्यवाही रही है। ये पूरा मामला शुरू होता है 15वें तिब्बतन रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से, जिसका आयोजन 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में हुआ। धर्मशाला शहर वही शहर है जहां से दलाई लामा के नेतृत्व में केंद्रीय तिब्बती सरकार जो निर्वासित है वहां से उसका संचालन होता है। और धर्मशाला एक तरह से केंद्रीय तिब्बती सरकार की राजधानी के रूप में काम करता है। यह 15वां तिब्बतन रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन इसी सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। इस तिब्बती सरकार के अध्यक्ष हैं सिक्योंग पेनपा सेरिंग। एक्चुअली 2011 के पहले यह पद भी ये दलाई लामा के द्वारा ही धारित किया जाता था और 2011 के बाद दलाई लामा ने यह घोषणा की कि वह केवल धार्मिक प्रमुख के रूप में बने रहेंगे। यह जो राजनीतिक जो सरकार है, इसका जो पूरा कार्यभार निर्वाचित सरकार को सौंप दी जा रही है और उसके बाद से वो इसके राजनीतिक प्रमुख नहीं रहते हैं। तो वर्तमान में सिक्योंग पेनपा सेरिंग है। ठीक है। आमतौर से जो भी समारोह का शुरुआत होता है वो दीप ये प्रज्वलन और शुभ मंत्रोच्चार के पश्चात ही होता है। इसमें दलाई लामा का एक वीडियो संदेश प्रसारित किया गया और 4 जुलाई को दलाई लामा ने स्वयं भी इसमें भाग लिया। वीडियो संदेश में दलाई लामा द्वारा यह कहा गया था कि उनका 90वां जो जन्मदिन है 6 जुलाई 2025 को, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी की खोज की जाएगी। लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उनके जीवित काल में खोज की जाएगी या उनके मृत्यु के बाद खोज की जाएगी। सब उनके द्वारा कहा गया कि हो सकता है कि उनके जीवन काल में भी उनका उत्तराधिकारी जन्म ले लिया हो और उसकी खोज करके उसको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से दलाई लामा की जो संस्था है और दलाई लामा के जो अनुयायी हैं और एक जो संस्था इस काम को करते रही है जिसका नाम है गैडेन पोड्रैंग, तो ये संस्था जो है काम करेगी, इसकी भी घोषणा किया। अब इस पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इस मामले में यानी कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की खोज में चीन बाहर से हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह चीन के क्षेत्राधिकार का मामला है। यानी कि चीन ने दलाई लामा के द्वारा कही गई बातों को अस्वीकार कर दिया। इस पर भारत सरकार की तरफ से हालांकि उन्होंने कहा भारत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बोला है, हालांकि उनका कहना है कि वो एक व्यक्तिगत हैसियत से बोल रहे हैं और इसमें भारत सरकार ऐसे मामलों में जो कि धार्मिक मामले होते हैं उसमें तटस्थ रहती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और उनका कहना है कि भारत और हम सभी का मानना है कि इस तरह के पुनर्जन्म पर आधारित जो भी परंपरा का निर्वहन हो रहा है और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें धार्मिक और आध्यात्मिक मामला है, इसलिए धर्म से जुड़े लोग ही इसको आगे बढ़ाएं। इसमें सरकार की कोई भूमिका
नहीं होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने कही। अब यहाँ पर हमारे लिए समझना ये जरूरी हो जाता है कि पहली बात कि दलाई लामा क्या है, ठीक है। दूसरी बात कि तिब्बत और चीन का संबंध और समस्या क्या है इन तीनों के बीच। पहले हम दलाई लामा के बारे में समझते हैं। दलाई लामा एक ऐसा पद है, एक ऐसा टर्म है जिसको हम सभी अपने जीवन काल में बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक चेहरा जो देखते आ रहे हैं, एक वही चेहरा हमारे लिए संस्थान का रूप ले लिया। इस चेहरा का नाम है, जो हमको बार बार दिखाई पड़ते हैं, उनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना काफी पहले से हुई है, और इसमें ये जो हमको तेंजिंग ग्यात्सो के रूप में दलाई लामा दिखते हैं, वह 14वें दलाई लामा है। यानी कि दलाई लामा की जो परंपरा है ये काफी लंबी है, और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से इस संस्था की शुरुआत हुई। एक्चुअली दलाई लामा की जो संस्था है वो सबसे पहले मंगोल राजा, जिसका तिब्बत पे और चीन पे कब्जा था, उसका नाम था अल्तान खान, ठीक है। अल्तान खान ने इस चीज को समझा कि बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार काफी आवश्यक है वहां पर, और इसलिए वहां पर एक स्कूल खोला गया जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और यह 1409 में 1409 में जेलुग जो बौद्धिज्म है, जेलुग बौद्धिज्म, इसके प्रचार प्रसार के लिए स्कूल खोला गया और इसके माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ। अब यहाँ पर एक सबसे चर्चित और काफी विद्वान के रूप में जेडुंग द्रुप, जेडुंग द्रुप उभरे। इसके बाद में जेडुंग ग्यात्सो, ठीक है। ये दोनों ने इस स्कूल को आगे बढ़ाने में, यानी कि जेलुंग बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद आए सोनम ग्यात्सो। सोनम ग्यात्सो ने तिब्बत के लोगों का, जो कि अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, उनको एक सूत्र में पिरोया, और सोनम ग्यात्सो ने जो है काफी काम किया जिससे कि सभी को एक सूत्र में बांधा जा सके। तो सोनम ग्यात्सो के समय से यह तय किया गया कि इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए और एक धर्म गुरु के रूप में एक संस्था को स्थापित किया जाए। तो सोनम ग्यात्सो ने दलाई लामा की उपाधि धारण की और अपने को तीसरा दलाई लामा घोषित किया। पहले जेडुंग द्रुप को और जेडुंग ग्यात्सो को इन्होंने पहले और दूसरे दलाई लामा के रूप में मरणोपरांत घोषित किया, और इस तरह से दलाई लामा की संस्था आगे बढ़ी। इसके बाद समय आता है पांचवें दलाई लामा का, ठीक है। पांचवें दलाई लामा का, पांचवें दलाई लामा का नाम था लोबसेंग ग्यात्सो। लोबसेंग ग्यात्सो, ध्यान से सुनिएगा, चीज को समझ जाइएगा। लोबसेंग ग्यात्सो जो थे, इन्होंने जो सोनम ग्यात्सो द्वारा परंपरा शुरू की गई थी धार्मिक गुरु के रूप में अपनाने आगे बढ़ने का और पूरे तिब्बत के लोगों को एक साथ करने का,
तो इन्होंने अपने एक कमांडर बूसी खान के साथ मिलकर पूरे तिब्बत को एकीकृत किया और एक सेंट्रलाइज्ड सरकार की स्थापना की। और इस तरह से 1642 में 1642 में लोब्सैंग ग्यात्सो ने तिब्बत की सत्ता अपने हाथ में लिया और उनको इसीलिए ग्रेट फिफ्थ भी कहा जाता है। पांचवें ये दलाई लामा तो थे ही, लेकिन उनके काम के कारण उनको ग्रेट फिफ्थ कहा जाता है। तो इस तरह से 1642 से लेकर 1909 तक दलाई लामा जितने भी आए उन्होंने तिब्बत को एकीकृत रखा। बात यह है कि आप देखिए तिब्बत बगल में यहाँ पर है, ये 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का पूरा एरिया है, समझ रहे हैं। और ये एरिया हमेशा चीन जो है इसको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1642 से लेकर 1909 तक ये अपने साथ रखा। मतलब तिब्बत जो है एक अलग राज्य के रूप में अपने को बचाए रखा। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बीच में कौन आ रहा है? दलाई लामा नाम की संस्था। और ये 1909 यानी कि 12वें दलाई लामा तक जो है ये रहा। फिर बात आती है 13वें दलाई लामा की। ठीक है, अब 13वें दलाई लामा जब आते हैं, इन्होंने पुनः तिब्बत को, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कि 12वें दलाई लामा का 1909 में जो देहांत हुआ, उसके बाद चीन थोड़े समय के लिए कब्जा करने पर सफल हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट फिफ्थ यानी कि 5वें दलाई लामा के समय से जो तिब्बत का एकीकरण और तिब्बत का जो प्रभुत्व जो था, और वो जिस पर कि चीन कब्जा नहीं कर पा रहा था, ये सिलसिला चला 1909 तक। 1909 के बाद जब 12वें दलाई लामा थे, उनके कार्यकाल में चिंग सेना चीन की थी, इसने जो है तिब्बत पे कब्जा कर लिया। लेकिन 13वें दलाई लामा, जिनका नाम है फुबटेन ग्यात्सो, इन्होंने तिब्बत को चीन से फिर से मुक्त करा लिया। तो 1912 में ये फिर से मुक्त हो गया। जाहिर है कि दलाई लामा चीन के जो सपना था, चीन का जो सपना था कि तिब्बत हमारे साथ रहे, वो काफी बाधा पहुंचा रहा था। तो यहाँ पर 1912 में फिर से चीन के हाथ से तिब्बत निकल गया। बहुत थोड़े समय के लिए ये साथ मिला। अब यहाँ पर बात आती है माओ की सेना की स्थापना और माओ की सरकार का स्थापना। 1949 में माओ की सेना तिब्बत में फिर घुसती है। ठीक है, और तिब्बत में ये घुस रही है, तो जाहिर है कि उस समय जो अब 13वें, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं कि 13वें दलाई लामा की मृत्यु कब? 13 दिसंबर 1933 को। ठीक है, अब इनकी मृत्यु के बाद जाहिर है कि इनके उत्तराधिकारी की खोज जो है वो शुरू हुई। हालांकि उत्तराधिकारी की खोज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म और परंपरा पर आधारित था। तो सबसे पहली बात तो कि ये जो गैडन फॉडरैंग जो है, गैडन फॉडरैंग जो है, ये संस्था काम करती आ रही थी।
इनकी मृत्यु होता क्या है कि जब कोई दलाई लामा की मृत्यु होती है तो उनके शव की दिशा, उनकी मृत्यु की स्थिति, शव की दिशा, उनके दाह संस्कार से निकले धुएं की दिशा और उनके परंपरा और उनके सामान जो उनके द्वारा यूज किए जाते थे, उन सभी की पहचान अगले उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक थी और इन सभी के आधार पर यह खोज शुरू हुई। वस्तुतः जब इनका डेथ हुआ 13वें दलाई लामा का, तो उनका शव दक्षिण दिशा में था, लेकिन बाद में देखा गया कि उनका चेहरा जो है वो पूरब की दिशा में मुड़ गया है। इसलिए ये लोग पूरब की दिशा में, इन जो खोजी दल थे, जो इस संस्था के जो बौद्ध धर्म के जो संत थे, वो पूरब दिशा में ये बढ़े और पूरब दिशा में ये बढ़े तो इन्होंने एक बच्चे को पाया जो कि 2 वर्ष का था। और आप देखिए कि इनका डेथ हुआ 1933 में और पता करते करते इन्होंने पाया, जो इन्होंने घर चिन्हित किया कि नीले रंग की ईंट की दीवार और इस तरह की जो थी, इसके आधार पर इन लोगों ने पहुंचा और वहां एक 2 वर्ष का बच्चा मिला जिसका जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। निश्चित रूप से ये 33 के बाद है। ठीक है। अब ये बच्चा के बारे में, यही बच्चा जो है बड़ा होकर अभी हमारे सामने 14वें दलाई लामा के रूप में है। इसका जो ये 2 साल का बच्चा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका जन्म जो है 6 जुलाई 1935 को हुआ और इसका नाम बचपन का लामो थोंडुक था। इसके पिता चोइक्योंग सेरिंग और माता डिक्की सेरिंग थी। सारी परंपराओं के अनुसार सारी कार्रवाइयों को पूरी करने के बाद दलाई लामा की स्थापना धार्मिक रीति रिवाज से की जाती है, अगले दलाई लामा की, और तब तक उनकी उम्र 4 साल हो जाती है। यानी कि 37 और ये 39 में उनको 1939 में उनको दलाई लामा और तिब्बत राजनीतिक जो संस्था थी, यानी कि तिब्बत की सरकार का भी प्रमुख घोषित कर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि चीन में 1949 में माओ की सरकार बन गई थी और 1950 में माओ ने की अपनी सेना को तिब्बत में भेजा और 1950 का ये समय से करीब करीब तिब्बत पर चीन का कब्जा रहा और ये दलाई लामा और उनके अनुयायी चीन का पुरजोर विरोध करते रहे। एक दिन बात आई 10 मार्च 1959 को, 10 मार्च 1959 को, जब 1950 में ही सेना घुस गई थी, याद रखिएगा। 19 तब तक ये संघर्ष चलता रहा था। 1959 में जब माओ की सेना के एक उच्च अधिकारी ने दलाई लामा को आमंत्रित किया एक समारोह में, लेकिन दलाई लामा और उनके सहयोगी समझ गए कि ये षड्यंत्र है और इस कारण से दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भागना पड़ा और 15 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उनको सहयोग दिया और भारत सरकार ने उनकी व्यवस्था की और केवल वो दलाई लामा अकेले नहीं थे, उनके साथ करीब करीब 80,000 उनके सहयोगी थे। तो इन सभी को पहले मसूरी फिर बाद में धर्मशाला में स्थापित किया गया और वहीं से उनकी निर्वासित सरकार को चलाने की अनुमति दी गई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि तब से, और ये जो पूरा संघर्ष है यहाँ से दलाई लामा ने जारी रखा, जो 14वें दलाई लामा है।
और इस संघर्ष में उन्होंने शांति, अहिंसा, विश्व समुदाय, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस को साथ में लेकर चले। अभी भी आज उनका जन्मदिन है। रिचर्ड गेरे जो अमेरिका के काफी मशहूर फिल्म एक्टर हैं, वो आए हैं। भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू आए हैं। कई गणमान्य हस्तियां उनसे जुड़ी रहती हैं और उनके इस प्रतिभा को देखते हुए, शांति और अहिंसा में विश्वास को देखते हुए 1989 में, यानी 1989 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। और ये तय करता है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना कि पूरा विश्व समुदाय उनके साथ में था। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि चीन की मंशा, यहां पर चीन की मंशा या चीन का लक्ष्य क्या है? तिब्बत को अपने नियंत्रण में रखना। इसमें बाधा कौन पहुंचा रहा है? दलाई लामा। दलाई लामा को सहयोग कौन दे रहा है? भारत। बस यही त्रिकोण है, तिब्बत, चीन, दलाई लामा, भारत सरकार। तो इस पर जो है सारा चीज टिका हुआ है। और इस तरह से तो निश्चित रूप से दलाई लामा एक धार्मिक संस्था है और पूरी एक लंबी परंपरा रही है। तो अगले उत्तराधिकारी का चयन धार्मिक परंपराओं से अगर किया जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी इस पर जो आगे डेवलपमेंट होगा हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।